नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोम में भव्य स्वागत। पीएम मोदी आज इटली के शीर्ष नेतृत्व के साथ करेंगे अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श। भारतीय रेल की बड़ी उपलब्धि, ब्रॉडगेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण हुआ पूरा। भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को छोड़ा पीछे। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण पर बड़ा कदम। 66 पिछड़ी हिंदू जातियां ओबीसी सूची में शामिल। ओबीसी ए श्रेणी में शामिल अधिकांश मुस्लिम समुदाय सूची से बाहर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का चीन दौरा, शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के बाद पुतिन का दौरा कई मायनों में है खास। और फुटबॉल क्लब आर्सेनल बना प्रीमियर लीग चैंपियन। 22 साल में पहली बार जीता खिताब। आखिरी बार 2003-2004 सीजन में ट्रॉफी पर जमाया था कब्जा। और अब सभी खबरें विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इटली यात्रा का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी आज इटली के शीर्ष नेतृत्व के साथ अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री आज इटली की अपनी समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी और राष्ट्रपति सर्जियो मटेरेल्ला से मुलाकात करेंगे। इस दौरान भारत इटली सहयोग को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा होगी। बैठक में आर्थिक सहयोग, स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा विनिर्माण, मोबिलिटी, इनोवेशन और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके अलावा दोनों नेता इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी चर्चा करेंगे। आज रोम में भारत इटली के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी होगी और दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली पहुंचने पर रोम में भारतीय समुदाय ने पीएम का अभिनंदन बेहद गर्मजोशी से किया। उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में भारतवंशी जमा हुए। पीएम के अभिनंदन में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। रोम के होटल में प्रधानमंत्री के स्वागत के दौरान वाराणसी की एक पेंटिंग आकर्षण का केंद्र रही। इस पेंटिंग को प्रसिद्ध कलाकार गियामपाओलो टोमासिटी ने बनाया है। ये वाराणसी शहर की जीवंत आत्मा को दर्शाती है, जिसमें वाराणसी के घाटों पर अनुष्ठान, दैनिक जीवन और आध्यात्मिकता एक साथ मिलते हैं। भारत इटली द्विपक्षीय संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। आखिर क्यों है भारत इटली संबंध बहुत अहम? देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। बीते कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और इटली के बीच द्विपक्षीय संबंधों में नई ऊर्जा देखने को मिली है। इस दौरान दोनों सरकारों ने द्विपक्षीय रिश्तों को लेकर बेहद सक्रियता दिखाई है। पीएम मोदी अपने यूरोपीय दौरे के अंतिम चरण में इतालवी प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर इटली की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा कर रहे हैं। बीते कुछ समय में दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करने के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। 2024 में भारत और इटली ने ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 की घोषणा की थी, जिसके बाद दोनों पक्ष इस एक्शन प्लान को लागू करने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। इस एक्शन प्लान में आर्थिक से लेकर रक्षा क्षेत्र और राजनीतिक संवाद से लेकर कनेक्टिविटी के मुद्दों को ध्यान में रखा गया है। इस विशेष एक्शन प्लान में भारत इटली के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने, स्वच्छ ऊर्जा, नवाचार, अंतरिक्ष, प्रवासन और गतिशीलता, पर्यटन और नागरिकों के बीच आपसी संबंधों की मजबूती तक तमाम अहम विषय शामिल हैं। 2023 में भारत इटली ने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई थी।
पिछले कुछ समय में दोनों देशों के बीच विभिन्न द्विपक्षीय और वैश्विक मंचों पर शीर्ष नेताओं के बीच नियमित संवाद देखने को मिला है। इटली यूरोपीय संघ में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। 2025 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 14.25 अरब यूरो तक पहुंच गया, जिसमें भारत का निर्यात करीब 8.55 अरब यूरो था और इटली से भारत का आयात 5.7 अरब यूरो दर्ज किया गया। दोनों देशों के बीच सेवाओं का व्यापार 2025 में 1.33 अरब यूरो रहा। दोनों देशों ने 2029 तक द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब यूरो तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इटली ने अपनी वैश्विक व्यापार रणनीति के तहत भारत को प्राथमिकता वाले देशों में से एक के रूप में मान्यता दी है। साथ ही इटली भारत के नेतृत्व वाली कई बहुपक्षीय पहलों का भी हिस्सा बन चुका है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन CDRI और हिंद प्रशांत महासागर पहल IPOI शामिल हैं। साथ ही इटली भारत के साथ भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे का भी संस्थापक सदस्य है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की इटली की यात्रा दोनों देशों के बीच जारी सहयोग को नई गति प्रदान करेगी। पीएम मोदी का यह दौरा दोनों देशों के बहुआयामी रिश्तों को और अधिक मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब आपको बताते हैं कि भारत और इटली एक दूसरे के देश में कितना कितना निवेश करते हैं। भारत में इटली के निवेश की अगर हम बात करें तो अप्रैल 2000 से सितंबर 2025 के बीच में FDI में इटली 19वें स्थान पर था। भारत में इटली का निवेश किस प्रकार से है वो ग्राफिक के जरिए भी समझिए। अप्रैल 2000 से सितंबर 2025 की अगर हम बात करते हैं तो 3.66 अरब डॉलर का निवेश है। साथ ही साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर में 29.8% का निवेश, ट्रेडिंग की अगर हम बात करते हैं तो 17.1% है। औद्योगिक मशीनरी की बात करें तो 5.6%। तो भारत में इटली का जो निवेश है वो किस प्रकार से है वो आपको दिखा रहे हैं। सेवाओं की अगर हम बात करते हैं तो 5.1%, इलेक्ट्रिकल उपकरण की बात करें तो 4.6% है। अब जनवरी से जून 2025 के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालते हैं तो 500 से ज्यादा यूरो 500 मिलियन यूरो निवेश है और भारत में लगभग 800 इतालवी कंपनियां इस वक्त मौजूद है, जिसमें फैशन, परिधान, कपड़ा और कपड़ा मशीनरी से जुड़ी हुई तमाम कंपनियां भारत में काम कर रही है। ऑटोमोटिव, रसायन, ऊर्जा से जुड़ी हुई कई सारी कंपनियां हैं इटली की जो भारत में मौजूद है और अपना कारोबार कर रही है। वहीं इटली में भारतीय निवेश की अब बात करते हैं तो इटली में लगभग 490 मिलियन यूरो का प्रत्यक्ष भारतीय निवेश है। इटली में भारतीय निवेश लगभग 490 मिलियन यूरो का है और इसके साथ साथ IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग क्षेत्र ऐसे हैं जहां मुख्य तौर पर निवेश किया जाता है। टाटा मोटर्स द्वारा इवेको ग्रुप का 3.8 बिलियन यूरो का अधिग्रहण किया गया। वहीं कई प्रमुख भारतीय कंपनियों का निवेश TCS, महिंद्रा, रेनबैक्सी, सन फार्मा सहित कई भारतीय कंपनियां इटली में मौजूद है। यानी कि स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं या फिर हम वाणिज्य क्षेत्र की बात करते हैं तो भारत और इटली दोनों ही देश आपस में निवेश करते हैं, आयात और निर्यात होता है। साथ ही कई सारी बड़ी कंपनियां हैं इटली की जो भारत में है और साथ ही साथ भारत की कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इटली में स्थापित है और अपना कारोबार कर रही है। बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। भारतीय रेलवे ने मार्च 2026 तक एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए अपने कुल 69,873 किलोमीटर रूट का लगभग 99.6% विद्युतीकरण
पूरा कर लिया है। ये उपलब्धि भारत को दुनिया की प्रमुख रेल प्रणालियों में अग्रणी स्थान पर पहुंचाती है। साल 2005 से 2014 के शुरुआती वर्षों में रेलवे विद्युतीकरण की रफ्तार अपेक्षाकृत धीमी रही। उस दौर में औसतन प्रतिदिन केवल 1.42 किलोमीटर रूट का विद्युतीकरण हो रहा था और फोकस मुख्य रूप से हाई डेंसिटी कंप्यूटर तथा इंटरसिटी रूट्स तक सीमित था। इसके बाद 2014 से 2020 के बीच भारतीय रेलवे ने विद्युतीकरण अभियान में उल्लेखनीय तेजी लाई है। निवेश और संसाधनों में बढ़ोतरी के कारण नेटवर्क विस्तार के साथ साथ इसकी परिचालन क्षमता और स्थायित्व भी मजबूत हुआ है। वहीं 2020 से 2026 के दौरान मिशन मोड में चलाए गए अभियान ने इस परिवर्तन को नई गति दी। इस अवधि में प्रतिदिन 15 किलोमीटर से अधिक रूट का विद्युतीकरण हुआ, जिससे रेलवे नेटवर्क का दायरा लगभग 2 गुना हो गया। मार्च 2026 तक भारत का ब्रॉडगेज नेटवर्क लगभग पूरी तरह विद्युतीकृत हो चुका है और इस उपलब्धि के साथ साथ भारतीय रेलवे ने विद्युतीकरण के मामले में यूरोपीय संघ, यूके और अमेरिका की कई प्रमुख रेल प्रणालियों को भी पीछे छोड़ दिया है। रेलवे का ये परिवर्तन केवल आंकड़ों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे उच्च परिचालन क्षमता, कम कार्बन उत्सर्जन, ईंधन पर निर्भरता में कमी और संचालन लागत में बड़ी बचत जैसे कई महत्वपूर्ण लाभ भी सुनिश्चित हुए हैं। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल सरकार पूरी तरह से एक्शन में है। अब सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग की आरक्षण व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला लिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने धर्म आधारित वर्गीकरण योजनाओं को बंद कर दिया और 2010 से पहले राज्य की ओबीसी आरक्षण सूची में शामिल 66 समुदायों को नियमित कर दिया है। इससे 7% कोटे के लिए उनकी पात्रता बहाल हो गई। राज्य के पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि एक ही श्रेणी में रखे गए ये समुदाय अब सरकारी सेवाओं में 7% आरक्षण के पात्र होंगे। ओबीसी सूची में कपाली, कुर्मी, सूत्रधार, कर्मकार, सूत्रधार, स्वर्णकार, नापित, तांती, धानुक, कसाई, खंडैत, तुरहा, देवंगा और गोला जैसे कई पारंपरिक एवं सामाजिक समुदाय शामिल हैं। इस सूची में शामिल 3 मुस्लिम समुदाय पहाड़िया, हजाम और चौदुली हैं। आपको बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूर्व में कई समुदायों को दिए गए ओबीसी दर्जे पर सवाल उठाए थे। पश्चिम बंगाल के चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई करते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने 24 घंटे के अंदर दूसरे आरोपी विनय राय को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी के मर्डर केस में ये केंद्रीय एजेंसी की अब तक की सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है। जांच एजेंसी के मुताबिक गिरफ्तार किया गया विनय राय एक भाड़े का शूटर है, जिसे मुख्य आरोपी राजकुमार सिंह की गिरफ्तारी के ठीक बाद दबोचा गया है। मिली जानकारी के अनुसार सीबीआई की 7 सदस्यीय टास्क फोर्स ने इस हाई प्रोफाइल ऑपरेशन को बेहद गुप्त तरीके से अंजाम दिया। आरोपी विनय राय को ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता लाया जा रहा है, जहां आज उसे बारासात कोर्ट में पेश किया जा सकता है। फिलहाल चंद्रनाथ रथ मर्डर केस में सीबीआई की जांच तेज हो गई है और एजेंसी मामले के सभी राजनीतिक और आपराधिक पहलुओं को खंगाल रही है। पूर्व भारतीय वायुसेना कर्मी चंद्रनाथ रथ की 6 मई की रात मध्यग्राम के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गंभीर रूप से घायल रथ को अस्पताल ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। वहीं मामले में गिरफ्तार 3 अन्य आरोपियों मयंक राज मिश्रा, विक्की मौर्य और राज सिंह को अदालत ने 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें 21 जून को होने वाली नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत इसके सुरक्षित, सुचारू और त्रुटि रहित आयोजन का निर्देश दिया है। नीट यूजी परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता पर जोर देते हुए शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिए कि पिछली परीक्षा में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए और उन्हें खत्म किया जाए। मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात पर जोर दिया कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के तहत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। बैठक के दौरान सभी राज्यों के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षकों के साथ समन्वय बैठकें करने के निर्देश दिए गए, ताकि परीक्षा की व्यवस्थाओं की मजबूत निगरानी और प्रभावी ढंग से लागू होना सुनिश्चित किया जा सके। धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा केंद्रों पर सतर्कता और सुरक्षा से कोई समझौता न करने और छात्रों के लिए परिवहन, पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाओं सहित पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि नीट यूजी परीक्षा 3 मई को आयोजित हुई थी,
जिसमें करीब 23 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। एनटीए के अनुसार 7 मई की शाम परीक्षा में गड़बड़ी की सूचना मिली। इसके बाद मामला केंद्रीय एजेंसियों को सौंपा गया। 12 मई को परीक्षा रद्द की गई और री एग्जाम का फैसला लिया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए की अनियमितताओं को देखते हुए अगले वर्ष से मेडिकल प्रवेश परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 6 लेन वाले एक्सिस नियंत्रित डीएनडी सोहना राजमार्ग संख्या 148 एनए का निरीक्षण किया। 4,463 करोड़ की लागत से 59 किलोमीटर लंबा ये हाईवे दिल्ली एनसीआर, दिल्ली नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोहना को जोड़ता है और जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक सीधी और तेज कनेक्टिविटी भी प्रदान करता है। ये परियोजना ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को निर्बाध रूप से आपस में जोड़ती है। इस हाईवे का जायजा लिया है हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजीत द्विवेदी ने। दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक से निपटने के लिए एक बड़ी सौगात मिल रही है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 6 लेन एक्सेस हाईवे जो है वो जो है दिल्ली एनसीआर को जोड़ेगा, जो कि दिल्ली के ट्रैफिक को कम करेगा। साथ ही सोहना फरीदाबाद जो है वहाँ पर जो है वो अच्छी एक्सेसिबिलिटी जो है उसको मेंटेन करेगा, जिससे कि ट्रैफिक जो है वो तो कम होगा ही, साथ ही जो है समय में भी बचत होगी। डीएनडी फरीदाबाद सोहना कंट्रोल एक्सेस हाईवे जो है 6 लेन का ये पूरा हाईवे है, जो कि एक बेहतर कनेक्टिविटी दिल्ली एनसीआर को देता है। 59 किलोमीटर का पूरा ये हाईवे है, जो कि 6 लेन है, एक्सेस कंट्रोल हाईवे है, जो कि दिल्ली के महारानी बाग से शुरू होता है और जैतपुर फरीदाबाद बाईपास और बल्लभगढ़ होते हुए सोहना हरियाणा तक जाता है। यह हाईवे जो है यह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ही एक पार्ट कह सकते हैं और ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ता है और बेहतर कनेक्टिविटी जो है वो उसको देता है। जेवर एयरपोर्ट तक लोग आसानी से पहुंच पाएंगे। साथ ही जो बेहतर कनेक्टिविटी के माध्यम से जो जाम की स्थिति होती है अभी दिल्ली एनसीआर में वो काफ़ी कम होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है ये रोड जो है ये जेवर को कनेक्ट करता है, यानी कि दिल्ली एनसीआर का जो ट्रैफिक है, जो जेवर जाने वाले लोग हैं, जेवर एयरपोर्ट जाने वाले लोग हैं, वो आसानी से इस रोड के माध्यम से जेवर की तरफ जा सकते हैं बिना किसी परेशानी के, बिना किसी ट्रैफिक के, और यहाँ पर जो है लोगों का समय भी जो है काफ़ी बचेगा। काली कुंज का जाम खत्म हो जाएगा और ये अब आश्रम से जाती थी अब सीधे इधर से निकाल जाएंगे नवेदा के लिए। हाईवे के शुरू होने से बहुत आसानी होगी। पहले जाने में टाइम लगता था, ट्रैफिक होता था। अब क्या है, सीधी हाईवे बन गया है तो 10-15 मिनट मैक्सिमम में आप पालम पहुंच सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, लोग आसानी से जो है बिना ट्रैफिक जाम में फंसे जो है वो दिल्ली एनसीआर और जेवर एयरपोर्ट पहुंच पाएंगे। तो एक बड़ी सौगात जो है बहुत जल्द दिल्ली एनसीआर के लोगों को मिलने जा रही है। कैमरामैन राजेंद्र जोशी के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। बात मौसम की करते हैं। उत्तर और मध्य भारत में इन दिनों भीषण गर्मी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, जिससे सामान्य जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में आने वाले दिनों में तेज धूप के साथ भीषण लू चलने की आशंका भी जताई गई है। मौसम विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वो दोपहर के समय बेवजह घरों से बाहर ना निकलें, लगातार पानी पीते रहें और स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी भी बरतें। इतना ही नहीं, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी मौसम विभाग ने गंभीर हीटवेव की चेतावनी जारी की है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और ओडिशा जैसे राज्यों को भी अगले 2 से 3 दिनों तक लू के थपेड़ों का सामना करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण और तटीय भारत में मौसम का बिल्कुल अलग रूप देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, केरलम और लक्षद्वीप में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। देश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज तूफानी हवाएं चलने की भी आशंका जताई गई है। वहीं विशेष तौर पर मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज भी भीषण लू चलने को लेकर चेतावनी जारी की है। खास तौर से आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, जालौन, झांसी, हमीरपुर, महोबा, बांदा, फतेहपुर, औरैया, चित्रकूट, कौशाम्बी और प्रयागराज में लोगों को सावधानी बरतने को कहा गया है। वहीं यूपी के इन तमाम जिलों के साथ ही मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत के भी कई हिस्सों में इस पूरे हफ्ते हीट वेव की आशंका जताई गई है। हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है और ऐसे में बार बार तरल पदार्थ का
सेवन करें। सीधे धूप के संपर्क में आने से बचें। दोपहर के सबसे गर्म समय में बाहर की गतिविधियों से बचने की सलाह भी विशेषज्ञों और मौसम विभाग द्वारा दी जा रही है। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन की यात्रा समाप्त होने के कुछ ही दिनों बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ वार्ता के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर मंगलवार रात बीजिंग पहुंचे। आज दोनों नेता बीजिंग में शिखर सम्मेलन के लिए मिलेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी गहन चर्चा होगी और बैठक का समापन चाय पर अनौपचारिक बातचीत के साथ होगा। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गो जियाकुन ने बताया है कि पुतिन की चीन की ये 25वीं यात्रा है। उन्होंने रूस और चीन के बीच घनिष्ठ रणनीतिक संबंधों के साथ साथ दोनों नेताओं के बीच मजबूत मित्रता और तालमेल पर जोर दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को ईरान को चेतावनी दी कि अगर वार्ता सफल नहीं हुई तो अमेरिका ईरान पर फिर से हमला कर सकता है। ये घोषणा उन्होंने ऐसे समय में की जब एक दिन पहले ही उन्होंने ईरान पर बड़े हमले को स्थगित करने की घोषणा की थी। व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस बात के संकेत दिए हैं कि ईरान समझौता करना चाह रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उन्हें युद्ध नहीं करना पड़ेगा, लेकिन शायद उन्हें ईरान को एक और बड़ा झटका देना पड़े। उन्होंने कहा कि हालांकि वो इस बात को लेकर अभी निश्चित नहीं है। वहीं ईरान की सेना के प्रवक्ता मोहम्मद अखरामिनियस ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका हमला जारी रखता है तो ईरान नए मोर्चे खोल देगा। उन्होंने कहा कि युद्ध विराम का इस्तेमाल ईरानी सेना ने अपनी लड़ाकू क्षमता मजबूत करने के लिए किया है। खेल की खबरों में आर्सेनल फुटबॉल क्लब ने 22 साल में पहली बार इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम कर लिया है। टीम ने यह उपलब्धि मैनचेस्टर सिटी और बॉर्नमाउथ के बीच खेले गए मुकाबले के 1-1 से ड्रॉ रहने के बाद हासिल की। आर्सेनल ने ये कामयाबी एक मैच शेष रहते ही हासिल कर ली। आर्सेनल की टीम अब अपना आखिरी मुकाबला रविवार को क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ खेलेगी, जहां टीम को ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। भारतीय सिनेमा की खुशबू अब फ्रांस के सिनेमा घरों तक पहुंच रही है। गुजरात की मिट्टी से निकली एक भावनात्मक कहानी जिसने दुनिया भर के फिल्म समारोहों में तालियां बटोरी, अब फ्रेंच दर्शकों के दिल जीतने जा रही है। निर्देशक पान नलीन की चर्चित फिल्म लास्ट फिल्म शो यानी चेलो शो अब फ्रांस में ला डॉर्नियर सेंस नाम से रिलीज होने जा रही है। तो आपको छोड़े जा रहे हैं इन खास झलकियों और खूबसूरत रिपोर्ट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सिनेमा के प्रति प्यार, एक छोटे बच्चे का सपना और 35 mm फिल्म प्रोजेक्टर से जुड़ी यादें, यही भावनाएं लेकर बनी थी गुजराती फिल्म चेलो शो, जिसे दुनिया ने खुले दिल से अपनाया। अब ये फिल्म फ्रांस के 100 से ज्यादा सिनेमा घरों में रिलीज होगी। ये हमने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा रिलीज होगा फ्रांस में फॉर एक गुजराती फिल्म के लिए। तो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, सिर्फ गुजराती के लिए नहीं, इंडियन फिल्म के लिए सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। 100+ थिएटर में रिलीज होने जा रही है। तो हम तो खुश हैं क्योंकि हम 72 कंट्री में अभी तक रिलीज करके आ रहे हैं। जब से नेशनल अवार्ड जीता है तब से चल ही रहा है। तो एक बात इससे क्लियर होती है कि इंडियन स्टोरीज जो है, हमारी कहानियां लोगों को पसंद है। भारत फ्रांस की इस को प्रोडक्शन फिल्म को फ्रांस में रिलीज से पहले ही प्रेस शोज द्वारा वाहवाही मिल रही है। फिल्म का फ्रेंच टाइटल रखा गया है ला डर्नियर सेंस यानी आखिरी शो। It's always an achievement. It's very challenging. I mean, France has a lot of screens. It was long overdue to have Pan Nalin's film. There were some technical reasons why it was not released before, but it was very, I think, very overdue. What is great is that the response from the audience so far has been exceptional. They've done, some press screenings, some test screenings, and people love it. So I think it's going to do very, very well when it's released July 15th in France. फिल्म पहले ही दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ चुकी है।
ये भारत की तरफ से अकादमी अवार्ड्स यानी ऑस्कर के लिए ऑफिशियल एंट्री रही और इंटरनेशनल फीचर कैटेगरी की शॉर्टलिस्ट तक पहुंची। स्पेन के सेमिन्सी वेलाडोलिड फिल्म फेस्टिवल में इसे गोल्डन स्पाइक बेस्ट पिक्चर पुरस्कार मिला, तो वहीं ट्राइबेका फिल्म फेस्टिवल में ऑडियंस अवार्ड रनर अप रही। India is obviously a great, film country for cinema. It's the main country of the world as far as number of film produced per year. And France is also a great country for producing films. So for me, it's obvious there should be more Franco-Indian films co-produced. फिल्म को जापान, इटली और अमेरिका समेत कई देशों में रिलीज किया जा चुका है। खास बात ये भी है कि एक तरफ जहां दुनिया में थिएटर रिलीज का दायरा सिमट रहा है, वहीं लास्ट फिल्म शो लगातार बड़े पर्दे पर दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच रही है। भारत के एक छोटे से गांव के बच्चे का सिनेमा प्रेम आज दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रहा है। ऑस्कर्स में भारत की आधिकारिक एंट्री रही पैन नलिन की चर्चित फिल्म चेलो शो अब फ्रेंच सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। चेलो शो की ये अंतर्राष्ट्रीय यात्रा सिर्फ एक फिल्म की सफलता की नहीं, बल्कि भारत के क्षेत्रीय सिनेमा की वैश्विक मंच पर स्वीकार्यता का प्रतीक है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ मैं जया सिन्हा, डीडी न्यूज, फ्रांस।